इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 के विषय हिंदी के व्याकरण खंड से पद परिचय बताऊंगी। हिंदी व्याकरण में पद परिचय अर्थात वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्याकरणिक परिचय। पद परिचय की परिभाषा के रूप में कहा जा सकता है कि वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं तथा उन शब्दों के व्याकरणिक परिचय को पद परिचय, पद व्याख्या या पदान्वय कहते हैं। व्याकरणिक परिचय से तात्पर्य है वाक्य में उस पद की स्थिति बताना, उसका लिंग वचन कारक तथा अन्य पदों के साथ संबंध बताना। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, एक ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता है, और इस शब्द को जब हम वाक्य में प्रयुक्त करते हैं वो वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद वो शब्द पद कहलाता है। जैसे राम स्कूल जाता है, राम एक नाम है, स्कूल भी एक नाम है और जाना क्रिया है। तो ये सारे शब्द जो हैं अपना अलग अलग अर्थ देते हैं, लेकिन अगर इसको एक वाक्य में हम पिरो देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं, तो इन अलग अलग शब्दों को हम शब्द न कह के पद कहते हैं और उनका लिंग वचन काल के अनुसार उनका व्याकरणिक परिचय जब देते हैं तो वो पद परिचय कहलाता है। पद परिचय से तात्पर्य है जैसे हम अपना परिचय देते हैं कि ये हमारा नाम है, ये हमारे स्कूल का नाम है, ये हमारे जगह का गांव का नाम है, ये हम स्त्री मेल फीमेल जैसे पूछा जाता है, किसी की आइडेंटिटी पूछी जाती है तो ये स्त्री है या पुरुष है। तो इस तरह का जैसे हम अपना परिचय देते हैं वैसे ही वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का जब व्याकरणिक परिचय दिया जाता है तो उसका भी परिचय ठीक उसी प्रकार से दिया जाता है, उनका भी परिचय हुआ करता है। और वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं तथा उन शब्दों के व्याकरणिक परिचय को पद परिचय, पद व्याख्या या पदान्वय कहते हैं। व्याकरणिक परिचय से तात्पर्य है वाक्य में उस पद की स्थिति बताना, उसका लिंग वचन कारक तथा अन्य पदों के साथ संबंध बताना। हम पहले किसी भी वाक्य में प्रयुक्त शब्द का पहले भेद बताते हैं, ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या अव्यय। उसके बाद हम उसका विभेद बताते हैं कि अगर ये संज्ञा है तो ये जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरह अगर विशेषण है तो ये कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है। और यदि अगर सर्वनाम है तो ये सर्वनाम के किस भेद में आता है, ये क्रिया है तो सकर्मक है कि अकर्मक है। इसी प्रकार हम शब्दों का पहले भेद बताते हैं, फिर उसका विभेद बताते हैं, उसके बाद उसका लिंग वचन काल और कारक बताते हैं। जैसे राजेश ने रमेश को पुस्तक दी, इसमें अगर राजेश शब्द का पद परिचय पूछा जाएगा तो हम ये कहेंगे कि राजेश एक नाम है, नाम है तो संज्ञा है, किसी व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। चूँकि राजेश एक पुरुष का नाम हो सकता है इसलिए ये पुल्लिंग होगा, और एक व्यक्ति की बात कही जा रही है, व्यक्तिवाचक है तो एक वचन होगा। और ने के साथ कर्ता कारक द्विकर्मक दी के साथ है, यानी कि पुस्तक दी, राजेश ने रमेश को पुस्तक दी, तो दो कर्म इसमें हुए। देना क्रिया है, राजेश करता है और रमेश और पुस्तक कर्म है, तो दो कर्म है इसलिए दो कर्मक कहा जाएगा। और क्रिया क्या है, दी यानी कि देना। इसी प्रकार अगर रमेश का पद परिचय पूछा जाएगा तो संज्ञा व्यक्तिवाचक, अरे नाम है तो संज्ञा होगा, एक व्यक्ति का नाम कहा जा रहा है तो व्यक्तिवाचक, और पुल्लिंग का बोध हो रहा है, एक वचन का बोध हो रहा है, क्योंकि इसमें कर्म है तो कर्म कारक होगा। उसी प्रकार अगर पुस्तक का हम पद परिचय पूछेंगे तो पुस्तक भी नाम है, संज्ञा है, क्योंकि एक पुस्तक का नाम नहीं है
तो इसलिए हम इसे जातिवाचक, यानी कि पुस्तक में सभी तरह की पुस्तकें आ सकती हैं, इसलिए ये जातिवाचक होगा। और पुस्तक पढ़ी जाती है, इसलिए पुस्तक स्त्रीलिंग होगा। किसी भी शब्द में या वाक्य में अगर हमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग जानना हो तो क्रिया के अनुसार जाना जा सकता है। जैसे वाक्य में देखिए, पुस्तक दी से क्या है, स्त्रीलिंग का बोध होता है, इसलिए यहाँ स्त्रीलिंग होगा। और एक पुस्तक की बात कही जा रही है, पुस्तकों की बात नहीं कही जा रही, तो एक वचन होगा। और इस वाक्य में पुस्तक क्या है, कर्म है, इसलिए इसको कर्म कारक कहेंगे। इसी तरह पद के भेद जो होते हैं, पद 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय। और इन सभी शब्दों का परिचय देते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए कि पहला पद हम चुनेंगे कि पद कौन सा है, फिर उसका परिचय देंगे। अगर पद में नाम है तो वो संज्ञा होगा, और उसका परिचय हम कैसे देंगे, तो पहले संज्ञा का भेद बताएंगे, वो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, फिर उसका वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, फिर उसका वचन बताएंगे हम कि एक वचन में है या बहुवचन में है। उसी प्रकार कारक बताएंगे हम, और क्रिया का कर्ता है, यानी कि क्रिया का कर्ता है या क्रिया का कर्म है। अगर सकर्मक है तो क्रिया का कर्म है, और अकर्मक है तो क्रिया का कर्ता है। और यदि वाक्य में जिस पद को हम रेखांकित कर पद परिचय पूछते हैं और वो सर्वनाम होता है, यानी कि नाम के जगह प्रयुक्त होने वाले पद को क्या कहते हैं, सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम कहें और राम के बाद वह कहें, तो वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। तो यदि हमें सर्वनाम का पद परिचय देना है तो पहले हम उसका भेद बताएंगे। वो पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है या निजवाचक है। उसके बाद हम उसको देखेंगे कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। फिर वचन देखेंगे, एक वचन में है या बहुवचन में है। उसी के साथ कारक और क्रिया का कर्ता और क्रिया का कर्म, यानी कि क्रिया जो है वो सकर्मक है कि अकर्मक है। विशेषण में भी यही चीज़ है कि पहले हम ये रेखांकित पद को, किसी भी वाक्य में एक शब्द को रेखांकित कर दिया जाता है तो हम उसे शब्द नहीं कहते, जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है शब्द तो वो पद कहलाता है। तो ऐसे इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं कि रेखांकित पद का पद परिचय दीजिए या रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। तो वो रेखांकित शब्द या पद जो है यदि विशेषण है तो पहले हम क्या करेंगे, पहले उसका भेद बताएंगे। वो गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, या उसकी अवस्था क्या है। अवस्था यदि हम ना भी बताएं तो भी कोई बात नहीं, अगर हम बता सकते हैं तो बताएं कि वो मूलावस्था में है, उत्तरावस्था में है या उत्तमावस्था में। उसी प्रकार स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, एक वचन में है या बहुवचन में है। और हम विशेष्य भी बताएंगे। विशेष्य यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे हम कहें कि राम बहुत तेज लड़का है ना, तो उसकी तेज तो विशेषण हो गया, लेकिन हम विशेषता किसकी बता रहे हैं, राम की, तो राम क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। जैसे यह नीले रंग का कमल है, यह लाल रंग का गुलाब है, तो गुलाब की विशेषता हम क्या बता रहे हैं, वो लाल रंग का है। लेकिन जब विशेषण हो गया लाल रंग तो विशेष्य कौन है, यानी कि किसकी विशेषता बता रहे हैं, गुलाब की। तो इसमें विशेषण जब होगा तो हम उसमें विशेष्य भी बताएंगे। इसके साथ ही क्रिया में भी देखेंगे हम यही कि पहले क्रिया का हम भेद देखेंगे कि वो सकर्मक है या अकर्मक है, फिर लिंग स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। उसी प्रकार वचन एक वचन में है या बहुवचन में है, और उसके बाद उसका माने धातु, जैसे क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु। और काल बताएंगे कि क्रिया जो है वो वर्तमान काल में हो रही है, भूतकाल में हो चुकी है या भविष्य काल में होगी। अगर वाच्य आपको समझ में आता है तो हम वाच्य भी बता सकते हैं कि वो कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। कर्ता कौन है, क्रिया का कर्म कौन है। अगर हम क्रिया जो है अकर्मक है तो कर्ता बताएंगे, सकर्मक है तो क्रिया का कर्म कौन है। अव्यय में भी
अव्यय के जो क्रिया विशेषण अगर है, अव्यय में क्रिया विशेषण आता है पद परिचय देने के लिए, तो उसमें उसका भेद बताएंगे, उपभेद बताएंगे, विशेष क्रिया का निर्देश बताएंगे। इसी तरह से सारे पदों का परिचय हमें देना है। तो हमें पद परिचय देने से पहले उस रेखांकित पद को जानना होगा कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या अव्यय है। अव्यय आप समझते हैं, अव्यय यानी कि वो शब्द जो किसी भी रूप में परिवर्तित न हो, लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तित न हो। जैसे संयोजक अव्यय होते हैं समुच्चय बोधक अव्यय में, और, किंतु, परंतु, लेकिन, ऐसे शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक वचन बहुवचन सब में एक ही तरह से प्रयुक्त होते हैं। अब पद परिचय कैसे पहचानते हैं? सबसे पहले आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अवधारक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आदि के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके बारे में आपको यहाँ संक्षिप्त रूप से जानकारी दे दी जाएगी कि अगर शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पक्षी, भाव, जाति आदि के बारे में बताता है तो वह संज्ञा है। अगर शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर शब्द का प्रयोग जैसे कि मेरा, मैं, तुम, आपका, उस आदि शब्द है तो वह शब्द सर्वनाम है। अगर शब्द किसी वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी आदि की विशेषता बताता है, अर्थात वह कैसा है, लंबा है, सुंदर है, डरावना है आदि है, तो यह विशेषण कहा जाएगा। संज्ञा शब्द का यदि पद परिचय देना हो तो किसी भी संज्ञा पद के पद परिचय हेतु हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर से एक बार बता रही हूँ कि संज्ञा का पहले हम प्रकार बताएंगे, फिर उसका लिंग यानी कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, फिर उसका वचन, फिर कारक तथा उस शब्द का क्रिया के साथ संबंध। संज्ञा शब्द का क्रिया के साथ संबंध कारक के अनुसार जाना जा सकता है। अब जैसे कि एक वाक्य हम देखें, राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें संज्ञा दो है, राम भी और पुस्तक भी। इस वाक्य में राम तथा पुस्तक शब्द संज्ञाएं हैं और इनका अगर पद परिचय देना होगा तो राम, राम यानी कि किसी व्यक्ति विशेष का नाम। राम क्या है? नाम है तो संज्ञा होगा, और कौन सी संज्ञा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। राम चूँकि पुरुष पुल्लिंग का बोध करा रहा है तो पुल्लिंग होगा। एक व्यक्ति की बात हो रही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा तभी होता है जब एक व्यक्ति की बात होती है तो एक वचन होगा। कर्ता यानी कि जो पढ़ने की क्रिया है वो कर्ता द्वारा हो रही है, इसलिए यहाँ कर्ता कारक है और पढ़ना है क्रिया का कर्ता। पढ़ना है क्रिया का कर्ता। उसी प्रकार पुस्तक भी जो है वो संज्ञा है, लेकिन पुस्तक कौन सी संज्ञा है? संज्ञा का भेद बताना होगा तो जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक पर्टिकुलर बुक की नाम यहाँ नहीं दिया गया है। पुस्तक यानी कि कोई भी पुस्तक हो, से पुस्तकों में से किसी भी पुस्तक को लिया जा सकता है। तो ये जातिवाचक संज्ञा जो कि क्रिया के अनुसार, पुस्तक जो है वो स्त्रीलिंग होता है, पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक रखी जाती है, तो स्त्रीलिंग। और एक पुस्तक की बात हो रही है इसलिए एक वचन, और इस वाक्य में वो कर्म है इसलिए वो कर्म कारक है, और पढ़ता है क्रिया का कर्म है। यहाँ देखिए, जहाँ कर्ता की बात हो रही है वहाँ क्रिया का कर्ता, और जहाँ कर्म की बात हो रही है यानी कि कर्म का पद परिचय पूछा जा रहा है और वो संज्ञा है तो क्रिया का कर्म कहा जाएगा। और यदि क्रिया नाम का, जैसे संज्ञा का भेद हम पूछ रहे हैं तो व्यक्तिवाचक है और वो कर्ता है तो वो हम क्रिया का कर्ता कहेंगे, और यदि वो कर्म है तो हम क्रिया का कर्म कहेंगे। इसके साथ ही अगर सर्वनाम शब्द का पद परिचय देना हो तो इसमें भी वही काम करना है। पहले सर्वनाम का प्रकार बताना है, पुरुष सहित, यानी कि वो उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, एक वचन में है या बहुवचन में है, और कारक क्या है? क्रिया के साथ संबंध। यह
उसकी वही कार है। उदाहरण देखिए, यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया था। इस वाक्य में यह क्या है? सर्वनाम है। उसकी ये भी सर्वनाम है। जिसे तथा कोई, मैंने ये 3 पद जो है इस वाक्य में वो सर्वनाम है और उनका परिचय देंगे हम। तो यह यानी कि निश्चित है, यह उसकी वही कार है, यानी कि निश्चयता का बोध हो रहा है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुष यानी कि हम किसी से जैसे मैं अगर अपनी बात कहता हूँ तो उत्तम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष, और हम दो किसी अन्य की बात करते हैं तो वो अन्य पुरुष हो जाता है। तो यहाँ क्या है? अन्य पुरुष स्त्रीलिंग, कार शब्द, कार की वही कार, वही स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है वाक्य। तो स्त्रीलिंग, एक वचन, संबंध कारक कार, संज्ञा शब्द से संबंध। उसी प्रकार जिसे, ये भी सर्वनाम है, यानी कि यहाँ क्या है? जिसे कोई चुरा कर ले गया था, इस बात का संबंध इससे स्थापित हो रहा है। तो इसलिए जिसे संबंधवाचक सर्वनाम, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्म कारक, यानी कि यहाँ कर्म है तो कर्म कारक, चुरा कर ले गया क्रिया का कर्म है। यानी चुरा कर ले गया, क्या चुरा कर ले गया? कार। जो चुरा कर लेकर क्रिया हुई है उसका कर्म क्या है? कार। तो इसलिए इस क्रिया का कर्म कारक होगा। ये क्रिया जो है वो कर्म कारक है क्योंकि इसमें कर्म है। वैसे ही कोई मैंने कंफर्म नहीं है कि कौन, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुष पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक, चुरा ले गया क्रिया का कर्ता। इसी प्रकार सर्वनाम शब्द का पद परिचय देना हो तो किसी भी सर्वनाम शब्द का पद परिचय देते समय पहले सर्वनाम का प्रकार पुरुष सहित, यानी कि जो पहला शब्द होता है भेद पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके तीनों भेद हम बताएंगे। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उसके बाद उसका लिंग स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, वचन एक वचन है या बहुवचन, कारक और क्रिया के साथ उसका संबंध आदि। यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया था। इस वाक्य में यह उसकी, जिसे तथा कोई पद सर्वनाम है। इसका पद परिचय इस प्रकार होगा। अगर यह हम बोलते हैं तो यह का मतलब कि निश्चित किसी वस्तु की बात हो रही है या किसी व्यक्ति की बात हो रही है, तो यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुष स्त्रीलिंग, एक वचन और संबंध कारक, यानी कि हम यह उसकी वही कार है, संबंध का बोध करा रहा है, इसलिए इस संबंध कारक कार संज्ञा शब्द से संबंध बताता है। जिसे संबंधवाचक, माने जिसे शब्द से संबंध का बोध हो रहा है। जिसे कोई चुरा कर ले गया था, जिसे शब्द से बाकी वाक्यांश का संबंध संबोधित हो रहा है, वर्णित हो रहा है, इसलिए जिसे जो सर्वनाम है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। स्त्रीलिंग, एक वचन और कर्म कारक, यानी कि कार जो है इस वाक्य में कर्म है और उसे चुराने की क्रिया हुई है, इसलिए यहाँ कर्म कारक कहेंगे। चुरा कर ले गया क्रिया का कर्म है। जिसे किसके लिए कहा जा रहा है? कार के लिए। कार संज्ञा है और कार की जगह जिसे शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि ये कर्म है जो चुराने की क्रिया हुई है उससे संबंधित है, तो ये कर्म कारक है। वैसे ही कोई चुरा कर ले गया, यानी कि ये कंफर्म नहीं है, ये निश्चित नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुष इसलिए क्योंकि जब हम अपनी बात कहते हैं यानी कि मैं, तो ये होता है उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष, और हम जिससे बात करते हैं यानी कि तुम, तो वो होता है मध्यम पुरुष। और मैं और तुम जिसके बारे में बात करते हैं, जैसे यहाँ मैं और तुम, यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया, यानी कि जो उत्तम पुरुष है वो मध्यम पुरुष से ये बात कह रहा है किसके बारे में? अन्य पुरुष के बारे में। तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुष पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक, चुरा कर ले गया क्रिया का कर्ता है। कोई जो है वो कौन है? वो कर्ता है। जो क्रिया हुई है, चुराने की जो क्रिया हुई है उसका कर्ता कौन है? कोई।
इसलिए यहाँ कहा गया है कि कर्ता कारक किसका है, चुरा कर ले गया क्रिया का कर्ता है। इसके बाद हम विशेषण पर आते हैं। विशेषण शब्द का पद परिचय देना हो तो हम किसी विशेषण शब्द के पद परिचय हेतु हम पहले विशेषण का प्रकार बताएंगे, उसकी अवस्था बताएंगे, उसके बाद उसका लिंग बताएंगे, फिर वचन, फिर विशेष्य वो उसके साथ संबंध बताएंगे। जैसे वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया, ये एक वाक्य है। अब इसमें हम विशेषण ढूंढेंगे। उक्त वाक्य में वीर शब्द है ना, या सब शब्द विशेषण है। अगर इनका पद परिचय देना होगा तो पहले वीर शब्द का हम पद परिचय देते हैं। वीर क्या है, गुण। गुण यानी कि किसी चीज़ की क्वालिटी बताना, वह सुंदर है, बदसूरत है, काला है, छोटा है, मोटा है, बड़ा है, मैंने उसकी क्वालिटी बताना, उसका गुण बताना। अगर इस तरह का हम बताते हैं तो वहाँ गुणवाचक विशेषण होता है। तो वीरता क्या है, राम का गुण है। तो गुणवाचक विशेषण मूलावस्था में है, पुल्लिंग एक वचन, राम क्या है, विशेष्य है। जी किसकी विशेषता बताई जा रही है, राम की। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है, और जो विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होता है। तो यहाँ राम विशेष्य के गुण का बोध कराता है वीर शब्द। सब संख्यावाचक, सब राक्षसों का वध कर दिया, यानी कि राक्षसों की कुछ संख्या है, तो संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए संख्यावाचक विशेषण। मूलावस्था पुल्लिंग, बहुवचन, राक्षसों विशेष्य की संख्या का बोध करा रहा है, यानी कि विशेषण किसका है, ये राक्षसों का। तो राक्षस क्या है, विशेष है, और उनकी संख्या शब्दी विशेषता का बोध करा रहा है, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। और राम विशेष्य के गुण का बोध कराता है, सब संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद है क्रिया शब्द का पद परिचय। क्रिया शब्द के पद परिचय में क्रिया का प्रकार, लिंग, वचन, वाच्य, काल तथा वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध बतलाता है। जैसे उदाहरण देखिए, राम ने रावण को मारा। मारना क्या है, इसमें क्रिया है। पहले तो हमें जैसे अब क्रिया बताना है तो हम पहले वाक्य में ढूंढेंगे क्रिया क्या है, मारा। क्रिया क्या है, सकर्मक। क्यों, क्योंकि राम करता है, मारना क्रिया है, मारा किसको, रावण को। तो रावण क्या हुआ, कर्म हुआ। तो जब वाक्य में कर्म है और क्रिया का हम पद परिचय पूछते हैं और वाक्य में कर्म है तो हम कहेंगे क्रिया सकर्मक। पुल्लिंग का बोध करा रहा है पुल्लिंग, एक वचन का बोध करा रहा है एक वचन। और राम क्या है, करता है, क्रिया किसके अनुसार है, राम के अनुसार है, यानी कि वाच्य अगर हम बताएंगे तो इसमें आएगा कर्तृवाच्य। राम ने रावण को मारा, यानी कि क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार है, तो यहाँ कर्तृवाच्य होगा। और मारन क्रिया जो है वो हो चुकी है, इसलिए काल भूतकाल में आएगा, और मारा क्रिया का कर्ता राम तथा कर्म रावण है। अब इसमें हम क्रिया का संबंध बताते हैं, कर्म से भी और कर्ता से भी। तो मारा जो क्रिया है उसका कर्ता कौन है, राम है, और कर्म कौन है, रावण है। मैं सवेरे उठा, उठा क्या है, क्रिया है इसमें। तो क्रिया इसमें अब कर्म नहीं है तो हम क्या कहेंगे, ये अकर्मक क्रिया है, और उठा से बोध हो रहा है कि ये किसी पुरुष की भाषा है, तो ये पुल्लिंग होगा। और एक व्यक्ति की बात कही जा रही है तो एक वचन होगा। और उठा क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार प्रतीत हो रही है, तो यहाँ कर्तृवाच्य होगा। और क्रिया जो है वो भूतकाल में हो चुकी है तो भूतकाल होगा। उठा क्रिया का कर्ता कौन है, मैं, और कर्म इसमें नहीं है, कर्म नहीं है, ये अकर्मक क्रिया है। इसके साथ ही अव्यय का भी पद परिचय दिया जाता है। अगर वाक्य में अव्यय शब्द है तो उसका भी हम पद परिचय देते हैं। अव्यय शब्द होते हैं जैसे चुकी,
अव्यय शब्द चूंकि लिंग वचन कारक आदि से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि अव्यय या अविकारी शब्द जो है वो लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होता, अतः इनके पद परिचय में केवल अव्यय शब्द के प्रकार, उसकी विशेषता या संबंध ही बताया जाता है। अव्यय में जैसे क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण अगर क्रिया विशेषण है अव्यय के भेद में पहले हम देखेंगे कि अव्यय का भेद कौन सा है। यदि क्रिया विशेषण है तो क्रिया विशेषण का भेद बताएंगे। रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक, इन चारों में से कौन सा क्रिया विशेषण है, उस क्रिया का उल्लेख, उसकी विशेषता बताई जाएगी। मैं भीतर बैठी थी और बच्चे धीरे धीरे पढ़ रहे थे। अब इसमें क्रिया विशेषण शब्द क्या है? भीतर और धीरे धीरे। भीतर क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, जो बैठी क्रिया के स्थान की विशेषता बता रहा है। यानी कि मैं भीतर बैठी थी, इसमें क्रिया है बैठी, और भीतर शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण का बोध करा रहा है। तो इसमें हम सिर्फ इतना ही बताएंगे कि ये क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण है और बैठी क्रिया के स्थान की विशेषता बता रहा है। इसके साथ ही बाकी के वाक्यांश है, बच्चे धीरे धीरे पढ़ रहे थे। यानी कि पढ़ना जो क्रिया है वो किस तरीके से हो रहा है? धीरे धीरे। इस तरह यहाँ क्रिया विशेषण में रीतिवाचक भेद आएगा, क्योंकि क्रिया की रीति कैसी है, उसका तरीका कैसा है। पढ़ रहे थे क्रिया की रीति की विशेषता। इसके बाद संबंध बोधक। संबंध बोधक भेद किस संज्ञा सर्वनाम से संबंध है। जैसे कुर्सी के नीचे बिल्ली बैठी है, के नीचे शब्द संबंध बताता है, ये संबंध बोधक शब्द है, और कुर्सी और बिल्ली इसके संबंधी शब्द हैं। यानी कि दोनों के बीच में ये संबंध का बोध करा रहा है। ऐसे ही समुच्चय बोधक अव्यय में भेदों का उल्लेख और जुड़ने वाले पदों का उल्लेख होता है। तुम कॉपी और किताब ले लो, लेकिन फाड़ना नहीं। यहाँ और शब्द कॉपी किताब शब्दों का संबंध करने वाला है, लेकिन भेद दर्शक है। तुम ले लो तथा फाड़ना नहीं, इन दोनों वाक्यों का जोड़ना है। विस्मयादिबोधक भेदों और भावों का उल्लेख। वाह कितना सुंदर बागीचा है, ठीक मैं रोज आऊँगा। वाह विस्मयादिबोधक हर्ष उल्लास, ठीक विस्मयादिबोधक स्वीकार बोधक।